हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं जलवंत सिंह सर। वैसे तो उनकी 4 बुक पब्लिश हो चुकी है और 5वीं आने वाली है, लेकिन आज हम 2 बुक्स के बारे में बात करेंगे। पहली बुक है यादों की विरासत और दूसरी है काव्य सरिता। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी कंटिन्यूसली बैक टू बैक जो बुक्स आ रही है उनके लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। ये क्रेडिट जैसा मैंने पहले भी कहा कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन को जाता है कि समय समय पर लगातार पूरी तरह से कोऑपरेशन जो मुझे मिला, उसी की बदौलत मात्र इन पिछले 3 महीनों के अंदर 4 किताबें मेरी राइटिंग पब्लिकेशन किताब राइटिंग से आ चुकी है और 5वीं बिल्कुल फ्लोर पर है। तो ये केवल आप लोगों की वजह से हुआ। दिव्या मैम की टीम जो पूरी की पूरी इसके लिए भागीदार है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम पर विश्वास करने के लिए। जी बिल्कुल। सर, मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके अपनी दोनों बुक यादों की विरासत और काव्य सरिता दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि उन हमारी ऑडियंस को, हमारे रीडर्स को किस बारे में आपकी बुक्स में पढ़ने को मिलेगा। जरूर। मुझे लगता है दरअसल आप अभी 2 की बात कर रहे हैं, इससे पहले मन की महाभारत भी आ चुकी है एक्चुअली। जी जी। वो भी किताब राइटिंग पब्लिकेशन से ही निकली है। तो मुझे लगता है अगर इजाजत दी जाए थोड़ा थोड़ा इस सभी जी किताबों के जी। ऊपर जी मैं बात करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल सर। इस साक्षात्कार के इस माध्यम से। पिछला साक्षात्कार आपने मेरा लिया था आत्मालोक की सैर जी पुस्तक थी। मैंने पहले इंटरव्यू के अंदर भी बताया था कि पिछले वर्ष जून 2022 में मेरा ये किताबों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पहली जो पुस्तक थी ब्लू रोज पब्लिकेशन से, कि मेकअप के रंगों में पति पत्नी। ये पहला मेरा जो रचना थी वो सामने आई, जिसमें लगातार तल्खियां आ रही जो दाम्पत्य संबंध हैं उनके ऊपर आधारित थी। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई हमेशा दाम्पत्य संबंधों के अंदर अहम की और वहम की लड़ाई ज्यादा हो। तो मैसेज उसमें भी यही बाद में देने की कोशिश की गई थी। उस पुस्तक के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बताता चलूंगा जो जी जी। पिछले 1 वर्षों में मैं टच में रहा हूँ अपनी पुस्तकों के। अनीता फाजली जी एक शायर हुए हैं हमारे, उन्होंने एक जगह बड़ा अच्छा लिखा है कि न मैं तलाश करूं तुम में जो नहीं हो तुम, न तुम तलाश करो मुझ में जो नहीं हूं मैं। तो ये दाम्पत्य संबंधों के लिए अगर इन पंक्तियों पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ऐसी चीजों को उठा करके मैंने अपनी पहली जो पुस्तक थी ब्लू रोज पब्लिकेशन से पिछले वर्ष जून 2022, लगभग 1 वर्ष पहले ही इसको पब्लिश कराया। उसके बाद में दूसरी पुस्तक थी नई दिल्ली से, लड़की देखनी है चलो। ये मात्र 1 महीने बाद ही जुलाई 2022 के अंदर इसका पब्लिकेशन हुआ रवीना प्रकाशन से। और इसके अंदर लड़की देखनी है चलोगे के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि स्त्रियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा भी बहुत कुछ गया है। मैं बहुत अधिक विस्तार से ना कहते हुए अगर आज के हालात की भी बात करूं, मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, बंगाल के अंदर जो हो रहा है, राजस्थान के अंदर जो हो रहा है, बिहार के अंदर जो हो रहा है, ये बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं कि जो मेरी पुस्तक का शीर्षक था लड़की देखनी है चलोगे, वो देखने की चीज नहीं, समझने की बातें हैं लड़की के माध्यम से। तो ये दूसरी पुस्तक थी मेरी, जिसमें विभिन्न कहानी संग्रह अलग अलग पात्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया था। इसके बाद में तीसरी किताब, क्योंकि मैं शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ, एज टीचर एजुकेटर मेरा रोल रहता है, माटी कहे कुम्हार से। ये तीसरी पुस्तक भी रवीना प्रकाशन से आई। ये बात है फरवरी 2023। लेकिन माटी कहे कुम्हार से कुछ चीजों से मैं संतुष्ट नहीं था। जब मुझे ये पुस्तक जैसे ही फर्स्ट कॉपी मिली, ऑथर कॉपी, मैंने इसके प्रकाशन पर रोक भी लगवा दी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, इसको इस रूप में जो है अभी आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। एनीवे वो कुछ कारण है, वो पुस्तक रुक गई। और उसके बाद में मैं मार्च में मैं जुड़ा आप लोगों की टीम से, दिव्या मैम की टीम से, आपसे परिचय हुआ, मेरा रंजन जी से परिचय हुआ। आत्मालोक की सैर, इसके ऊपर बाकायदा सबसे पहली जो मेरी पुस्तक थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने इसके ऊपर मेरा इंटरव्यू लिया था, इसके बारे में बहुत सारी बातें की थी।
जी। तो इसके ऊपर भी मैं व्यूअर्स को एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि आत्मा लोक की सैर जो लिखी गई थी, उसके पीछे एक्चुअली मेरी जो सहानुभूति या मेरी चिंता कह लीजिए, उन लोगों के प्रति थी कि जो किसी न किसी कारण से आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। और लोगों का नज़रिया जो है, समाज का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं होता आत्महत्या करने वाले के प्रति। तो मैंने कटघरे में लाने की कोशिश की थी कि केवल ज़िम्मेवार वो व्यक्ति नहीं होता, बल्कि समाज ने जो भी परिस्थिति पैदा की जिसके कारण उस व्यक्ति को इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, तो दोषी कहीं न कहीं समाज भी होता है। उस चीज़ को लेकर के मैंने आत्मा लोक की सैर इस पुस्तक का किताब राइटिंग पब्लिकेशन की ओर से पहला लेकिन वैसे पुस्तक का देखा जाए तो चौथी किताब थी मेरी। जी। किताब राइटिंग पब्लिकेशन से मेरी पहली किताब थी ये। तो और वैसे इसमें मैं आज भी मेरी यही सोच है। भले ही ये 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जब मैं आत्मा लोक की सैर की जो मैं बात करता हूँ, तो मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ कि उन लोगों की ओर से अगर मैं कहूँ कि बहुत, बहुत मुश्किल होता है मर जाने तक ज़िंदा रहना। ऐसे हालात हो जाते हैं कभी-कभी। तो एनीवे मन की महाभारत के ऊपर हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, जी। इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। इसके बाद में जो अगली मेरी जो पुस्तक है, जो शायद आप भी स्लिप कर रहे हैं, आत्मा लोक की सैर के बाद मन की महाभारत। ओके। ये मेरी बड़ी फ़ेवरेट मैंने इसके ऊपर बहुत सोच समझकर बहुत कुछ लिखा है मन की महाभारत। तो ये शायद आपसे स्किप हुई है ये किताब अभी। तो मन की महाभारत मेरी मई में शायद आ गई थी ये। तो मन की महाभारत में क्या है, ये एक्चुअली मेरे विचारों का अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद क्यों कहूँ मैं? क्योंकि हर किसी के मन में धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, सकारात्मक, नकारात्मक विचार साथ-साथ चलते हैं। कभी किसी की जीत हो जाती है और कभी किसी की जीत होती है। ये हमारा मानवीय स्वभाव है। मैं ये कहूँ कि मैं केवल और केवल सत्य के पथ पर हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। यह भी झूठ है कि मैं असत्य के पथ पर हूँ। ये साथ-साथ चलता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। जी। तो हमारे मन में मैं कहूँ कि कौरव और पांडव ये सेना हर समय मौजूद रहती है। लगातार द्वंद चलते रहते। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इसमें बड़े बर्निंग पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में चलते रहे, शिक्षा को लेकर के, सत्य को लेकर के, स्त्री को लेकर के, बहुत सारे अलग-अलग विषयों के ऊपर जो विचारों का अंतर्द्वंद था, वो मैंने इस मन की महाभारत में लिया, जो ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अंतर्द्वंद एक्चुअली मेरे मन का अंतर्द्वंद नहीं है, हर किसी के मन का अंतर्द्वंद होता है, जो हमेशा दोनों तरफ से दोनों पक्ष उसके मन में बार-बार आते हैं। लेकिन इसका समाधान भी फिर यही है कि आखिरकार आप जो चंचल जो मन है हमारा, उसकी बागडोर अपनी आत्मा रूपी कृष्ण के हाथों में सौंप दीजिए। कर्म के मार्ग पर चलिए, आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। तो वो मन की महाभारत जो पुस्तक थी मेरी, उसके अंदर इस चीज़ का चित्रण है। मन की महाभारत के बाद फिर काव्य सरिता अगली जो पुस्तक जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये काव्य सरिता एक्चुअली उन दिनों मदर्स डे आ गया जून के अंदर, तो मैम से दिव्या जी से मेरी बात हुई। तब ये काव्य सरिता पहली बार ये एक अलग सी पहल थी मेरी, कविताओं का संग्रह है और डेडिकेटेड टू माय मदर। मैंने अपनी माँ को समर्पित करते हुए क्योंकि मदर्स डे पर ये एक अलग से पैकेज भी आया हुआ था, तो उसके तहत मैंने इस किताब का पब्लिकेशन करवाया। इसमें भिन्न-भिन्न अलग-अलग विषय थे बहुत सारे जिनके ऊपर मैंने अलग-अलग कोई चीज़ कहीं से उठाई, कोई चीज़ कहीं से उठाई। लेकिन वहाँ पर भी मैसेज यही था कि कर्म ऐसा करो जिन्हें करने के उपरांत आपको और आपके परमात्मा को कोई दुःख ना, खुशी मिले। मुझे भी काम करके खुशी मिले और परमात्मा को भी ऐसा विश्वास हो कि उन्हें भी ज़रूर खुशी मिले। तो ये अलग-अलग विषयों पर आधारित बहुत सी कविताएँ, लगभग 50 कविताओं का संग्रह मैंने यहाँ पर प्रकाशित करवाया जो एक अलग तरह का टेस्ट था मेरा। उसके बाद में जो अगली जो पुस्तक थी, जो रिसेंटली अभी आई हुई है यादों की विरासत। यादों की विरासत पुस्तक दरअसल इससे पहले की जितनी भी मेरी जो बातें हैं, वो मेरा अपना सोसाइटी के बीच रहते हुए, समाज के बीच उठते-बैठते, लोगों से प्रेरित होते हुए, घटनाओं को देखते हुए, वो सारा निचोड़ होता था लेखन में। लेकिन यादों की विरासत मेरे खुद के अपने जीवन में आई वास्तविक घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक है यादों की विरासत। अपने बारे में क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यादों की विरासत
शुद्ध मैं अगर कहूँ पूरी तरह से मुझसे ही जुड़ी हुई है। इसमें कोई कहीं पर भी लग लपेट नहीं है, कोई बाहर से कोई कैरेक्टर नहीं लिया गया है। मुख्य पात्र मैं हूँ और जो भी इसके साथ में पात्र हैं वो मेरे जुड़े हुए पात्र हैं। मैं अपने बारे में मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली मंदिर और मूर्तियों में धर्म को ठीक से नहीं जोड़ता। मैं कोशिश होती है कि भाई हमारे कर्मों से किसी को दुख ना पहुंचे, बस यही धर्म, जी बिल्कुल। बस ऐसा करते चले। तो इसलिए मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं आस्तिक हूँ, ये अर्ध सत्य है। मैं कहूँ कि मैं नास्तिक हूँ, यह भी अर्ध सत्य है। लेकिन मैं वास्तविक हूँ, ये पूर्ण सत्य मैं अपने आप को मान सकता हूँ। जी कि जो है रियलिटी है, जैसे हैं वैसे हैं, जैसे। जी तो वास्तविकता को सामने रखते हुए इसी वास्तविकता ने आज से तकरीबन 20-21 साल पहले मेरी जिंदगी में बड़ी कठोर परीक्षाएं हुई, चैलेंजेस रहे जीवन के साथ में। तो वो वास्तविकता क्या थी वो तो किताब के माध्यम से ही पता चलेगा। यादों की विरासत में उस अग्नि परीक्षा को ही मैंने शब्दों के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है। तो ये सफर है यादों की विरासत का। हर पुस्तक के बारे में मैंने थोड़ा बताया। जी तो यहाँ से जो पुस्तकें जैसे मैंने बताई 7 पुस्तकें एक्चुअली मैं अब तक लिख चुका हूँ, जिसमें से 3 पुस्तकें मेरी ब्लू रोज एंड रवीना प्रकाशन 2 किताबें और 4 किताबें मेरी दिव्या मैम की टीम के साथ में जो प्रकाशन किताब राइटिंग पब्लिकेशन से हुआ है। उसके माध्यम से ये सारा मेरा सपना साकार हुआ है। मैं अपनी बात व्यूअर्स के सामने ले पाया हूँ, अपने पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ मैं समय समय पर। भावनाएं प्रबल होती हैं, हम उनको कहते हैं। अब जैसे मैम का ही अगर दिव्या मैम की टीम के रूप में आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मेंबर्स मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और दिव्या मैम के बारे में मैं कहूँ कि शी इज द गॉडेस ऑफ गुडनेस अगर बोला जाए, तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं होगा कि मात्र इतनी कम उम्र के अंदर अच्छाई को लेकर के, ऑनेस्टी को लेकर के, हार्ड वर्क को लेकर के इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ करना। लेकिन दिव्या मैम को लगातार मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि शी इज गॉडेस ऑफ गुडनेस। बहुत अच्छा दुआ करते हैं कि ये आप लोगों की टीम जो है इसी तरह से केवल प्रोफेशन बेस पर नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी बेस पर, मानवता के मापदंडों के आधार पर आप लोगों ने ये मिशन शुरू किया है गुडनेस का, स्प्रेड गुडनेस, कि भलाई का जितना ज्यादा प्रचार प्रसार करें। जब चारों नकारात्मकता का इतना प्रचार प्रसार है तो दिव्या मैम की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि तो भाई क्यों ना अच्छाई का प्रचार प्रसार किया जाए। जी जहां देखो जब नकारात्मकता नहीं होना चाहिए उसका प्रचार प्रसार इतना है, तो क्यों ना भलाई की बातों को ज्यादा से ज्यादा हम पेश करें। जी तो ये आप लोगों का सफर बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप लोगों की टीम के साथ तो हम लोग भी जुड़े हैं, ऑथर्स जुड़े हुए हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों की शैली देखते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं हम, तो आप लोगों का भी, आपका भी मैंने नंबर सेव किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा छोटा सा जो मैंने अपनी जीवन यात्रा बताई इस लेखन की दुनिया में, जो पिछले 1 वर्ष में कैसे कैसे किताबें आई और क्या क्या रहा, इसके पीछे क्या मेरा लॉजिक रहा, क्या मैसेज रहा। मेरा लेखन का हमेशा मेरी ये जरूर कोशिश होती है कि खूब लिखो ना लिखो पर खूबसूरत लिखो। तो हमेशा ही खूबसूरत कब लिखा जाएगा कि जब आप कुछ मैसेज भी करें। आप एक गुडनेस की जो बात, जो दिव्या मैम की जो बात है, कहीं ना कहीं एक संदेश ऐसा जाना चाहिए लेखन के बाद में कि पाठकों को लगे कि यस, ये बात, इससे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे पॉइंट करने की है, ये पॉइंट लेने की। तो वो चीज मेरे लेखन में हमेशा कोशिश में करता हूँ, चाहे मैं काव्य संग्रह लिख रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी अपने जीवन पर आधारित लिख रहा हूँ। अपने जीवन की जो मैंने स्टोरीज में लिखी है यादों की विरासत में, उसमें भी मैंने आरंभ में ही मैंने बोला है कि ये कोई प्रेरणा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि चेतावनी है एक किस्म से, कि मैं ये दुआ करूंगा कि ये चीजें किसी दूसरे के जीवन में ना आए, इसलिए आप इसको। तो वहां पर भी एक इनडायरेक्ट मैसेज ही देने की कोशिश की गई है लेखन के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये प्रत्येक लेखक को करना चाहिए कि जरूर अपनी लेखनी के माध्यम से, जब हम डायरेक्ट समाज में बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम लेखनी के माध्यम से आप कुछ करने का, कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करें। वही छोटी सी कोशिश है हमारी आप लोगों के साथ। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको शुरू में काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े
आई एम श्योर सभी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। आप एक वर्किंग मैन हैं तो आप और भी कई सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के साथ कुछ कुछ टिप्स शेयर करें जिससे आप सारी चीज़ें किस तरह से आप अपनी लाइफ में मैनेज करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, चैलेंजेस सभी की ज़िंदगी में होते हैं, नो डाउट्स। मैं भी जैसा मैंने बताया कि अ, हालाँकि चैलेंजेस हर रोज़ भी होते हैं, कहीं छोटे या बड़े, लेकिन कभी-कभी चैलेंजेस चुनौती की इतनी ज़बरदस्त आँधी चल पड़ती है, जैसा 20-22 साल पहले मेरे साथ हुआ, काफ़ी कानूनी प्रक्रियाओं से मुझे गुज़रना पड़ा उस समय पर। तो वो चुनौती मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से यहाँ तक कि मैं कहूँ कि मेरा करियर वो वक़्त ऐसा था 20-22 साल पहले कि मेरे सामने करियर को भी मुझे सँवारना था। मैं पीएचडी का स्टूडेंट था उस समय, जॉब में भी मैं नया-नया आया था उस वक़्त। लेकिन दिक्कतें कुछ इस तरह की थी कि 4-5 साल काफ़ी डिस्टर्बेंस रही मेरी। ये 2002 की बातें हैं। 2002 से लेकर के तकरीबन 2006 और 2007 तक चैलेंजेस रहे। लेकिन बस एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आप बताइए, एक तो मैंने कभी भी आशावाद को नहीं छोड़ा। अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आप सही हैं, तो फिर आप परवाह मत कीजिए। मैंने पक्का मुझे यकीन था कि मैंने गलत नहीं किया, उस समय भी कुछ गलत नहीं था। लेकिन बस कुछ चीज़ें थी जो मेरे प्रतिकूल जा रही थी उस समय। वो पुस्तक के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। एक्चुअली दहेज हत्या का मेरे ऊपर केस रहा, 304 बीएन 498 ए की धाराओं का मैंने सामना किया उस समय। एनीवे, वो था, लेकिन मैंने अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया। सबसे बड़ी बात है, आशावाद को मैंने नहीं छोड़ा और मुझे ये यकीन था कि मैं सही हूँ। तो कहीं न कहीं ऊपर वाले के यहाँ आज भी पूरी तरह से मैं फ़ेथ करता हूँ कि परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तो वो रिज़ल्ट्स कहीं न कहीं मिलने ज़रूर शुरू होते हैं। तो डिस्टर्बेंस ज़रूर रही मेरे साथ, 4-5 साल बहुत मेरी डिस्टर्बेंसेस बहुत बनी। पेरेंट्स के लिए भी, ब्रदर सिस्टर्स के लिए भी उस हालात के अंदर। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने ओवरकम किया और स्टाफ के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में मैं जुड़ा रहा। अच्छी बात ये थी कि उनका प्यार मैंने कभी भी नहीं गँवाया। जो रिगार्ड था, जो सम्मान था, वो लगातार दिन दूनी रात चौगुनी वो चीज़ें मुझे मिलती रही आज भी। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि चाहे उस समय मैनेजमेंट हमारा रहा, एकेडमिक मैनेजमेंट रहा, उनका मुझे फुली सपोर्ट रहा उस बदतर हालात के अंदर भी। मेरे स्टूडेंट्स का मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, पेरेंट्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। बाकी फैमिली तो ऐसे माहौल में खैर साथ में होती ही होती है, नो डाउट। तो मैंने जैसा बताया कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अगर आपने कुछ कहीं गलत नहीं किया, अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो आपको दिक्कतें सत्य, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जी। तो उसी चीज़ पर मैंने यकीन करते हुए लगातार मैं आगे बढ़ता रहा हूँ और खुशनसीबी है मेरी कि आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को फरीदाबाद को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर, और पूरा विश्वास है, डीओज़, बीओज़ जो भी हमारे डीसी सर की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एडीसीज़ मैम की मीटिंग्स होती हैं, और वहाँ एक अलग एक रेपुटेशन है मेरी, अलग अपना मेरा गुडविल बना हुआ है। और मैं कहूँ कि ब्लाइंड फेथ भी है उन लोगों का कि अगर मैं किसी चीज़ को कह रहा हूँ, ढेरों फंड्स होते हैं, लाखों ट्रेनिंग फंड्स आते हैं हमारे पास, और जहाँ पूरी तरह से वो कि अगर जर्मन सर का ये काम है, आँख मूंद करके ये बिल्कुल परफेक्ट हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, या ये प्रोजेक्ट सर के पास जा रहा है, इसका मतलब हमें इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेंटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि 100% ये मामला पूरा रहेगा। तो आज पूरे मैं डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा रहता हूँ, पूरे स्कूल्स वगैरह, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, बीओज़ के साथ में अच्छा लगता है। फिर मुझे लगता है कि ये जो मेरा आशावाद था, जो विश्वास था, जो परमात्मा में विश्वास था, वो अपने आप में बिल्कुल सही है। आज वो सब कुछ मुझे मिला, तो वो ठीक है कि अंधेरा होता है, लेकिन जहाँ जहाँ अंधेरा है सितारे चमकते हैं। तो अपना ये है कि रात तो होती है, लेकिन सवेरा तो ज़रूर होता है जीवन के अंदर। तो ठीक है, वो एक रात थी, अंधेरा था, लेकिन सूरज भी निकला और आज उस प्रकाश को मैं महसूस कर सकता हूँ। आप लोग महसूस कर सकते हैं, सबके साथ होता है। तो मैं सबसे, ऑडियंस से भी यही कहूँगा, चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट, सामना कीजिएगा। अगर आप सही हैं, तो आप निडरता से, निर्भीकता के साथ चलते रहिए। वक़्त और परमात्मा हमारी गवाही देंगे। ऐसा मेरा पक्का है। जी सर। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे एक बार फिर से बात करके, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई के हकदार आप लोग भी हैं और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया लगता है जो भी आप लोगों के साथ बात करते हुए लगातार इस तरह से जुड़े रहना। जी थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू सो मच ओ सर।